मैंने ये देखा है कि अगर 100 लोग सोचते हैं बीमार है, उनमें से 10 ही लोग असली बीमार पेशेंट निकलते हैं, 90 लोग ऐसे हैं जो इस तरह के ट्रैप में फंसे होते हैं। ट्रैप से निकालने के लिए यू नीड एजुकेशन, यू डोंट नीड मेडिकेशन। शॉर्ट में बताना चाहूंगा, 250 का एक आंकड़ा दिमाग में फिट कर लीजिए। अगर आपका सिस्टोलिक और डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर दोनों को जोड़ लीजिए ऊपर नीचे, अगर 250 से नीचे नीचे है तो नॉर्मल रेंज में ही है। फॉर एग्जाम्पल 160/90 टोटल कितना हो गया? 250। जो अगर डायबिटीज में खाना खाने के 2 घंटे बाद 250 mg/dL से नीचे अगर ब्लड शुगर है तो नॉर्मल है। अच्छा, ये मेरे आंकड़े नहीं है, मेरे आंकड़े नहीं है, ये ACP गाइडलाइन 2018, जिसमें सारे रिपोर्ट इकट्ठे करके दुनिया भर के तब वो आंकड़े आए। हालांकि वो आंकड़े आप तक नहीं पहुंचे, वो अलग बात है। अगर वो गाइडलाइन आपको चाहिए तो ई बुक पढ़ सकते हैं। ये एक ई बुक है, ये एक ई बुक है। इसमें पूरे दुनिया भर के जो एविडेंसेस हैं, जो गाइडलाइन के एसोसिएशंस हैं, वो जो बोल रही है वही मैंने लिख के दिया है। आप जो सुन रहे हैं वो मेडिकल साइंस नहीं, वो मेडिकल इंडस्ट्री की बात सुन रहे हैं, जहां पे कोई एविडेंस नहीं है। मैं सिर्फ इतना बोल रहा हूं कि मैं जो एविडेंस है वो आप तक पहुंचा रहा हूं। उसको लेके कितना इस्तेमाल करना है वो आपके ऊपर है। कोलेस्ट्रॉल में टोटल कोलेस्ट्रॉल अगर 250 से नीचे है तो सब ठीक है, 250 से अगर ऊपर है सिर्फ इतना कीजिए कि कोलेस्ट्रॉल खाना बंद कर दीजिए। कैसे पता चलेगा किस खाने में कोलेस्ट्रॉल है? जो खाना जानवरों से आती है वही कोलेस्ट्रॉल होता है उसमें, जैसे अंडा, मछली, मीट या दूध से बना हुआ कोई भी चीज। सिंपल है। भगवान ने प्लांट को, पौधों को कोलेस्ट्रॉल बनाने की ताकत दी नहीं है। काजू पौधे से आता है या जानवर से आता है? पौधे से आता है, तो जीरो कोलेस्ट्रॉल। कैसे पता चलेगा कोलेस्ट्रॉल है कि नहीं? जस्ट आस्क फ्रॉम वेयर इट इज कमिंग, दैट्स ऑल, राइट। तो ऐसा नहीं बोल रहा हूं कोलेस्ट्रॉल कोई दुश्मन है, लेकिन ऐसा बोल रहा हूं कि एक तरह का कोलेस्ट्रॉल जो बॉडी बनाती है और एक तरह का जो आप खाते हैं। बॉडी उतना ही बनाएगी जितना बॉडी को चाहिए। जो आप खाएंगे दैट बिकम्स एन एक्सेस। जो आप खाएंगे उसी को तो कम करना है, राइट। तो अब देखिए, ये डॉक्टर रिचर्ड स्मिथ, दुनिया का सबसे बड़ा मेडिकल जर्नल, ब्रिटिश मेडिकल जर्नल, पूरे ग्रुप के चीफ एडिटर रह चुके हैं 25 साल। 2016 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के 100 साल पूरे हुए थे, तब चीफ गेस्ट थे, मुझे मिलने का मौका मिला। मेरा DIP डाइट पे लेक्चर था इनके लेक्चर के बाद, तो इनसे बातचीत करने का मौका मिला। इन्होंने एक डेफिनेशन दिया कि आज की तारीख में हु इज हेल्दी, ये उन्हीं का स्लाइड है। हेल्दी वही है जिसने डायग्नोस्टिक्स टेस्ट खूब सारे नहीं कराया हो। जो भी डायग्नोसिस कराएगा उसमें कुछ ना कुछ कमी मिलेगी, ये इनका कहना है, जो कि मैं मानता हूं। उन्होंने अंदर तक देखा है कि ये जो पेपर बनते हैं, रिसर्च पेपर बनते हैं, कैसे बनते हैं। 25 साल तक मेडिकल जर्नल, दुनिया का सबसे बड़े मेडिकल जर्नल के चीफ एडिटर रहने के बाद उनका ये स्लाइड है, उनका ये कहना है, उनका एक कंक्लूजन है। तो कंक्लूजन ये है, ये आखिरी स्लाइड है, ये टूल नंबर 1 का, कि दुनिया भर में ये देखा गया है कि जनरल चेकअप, एनुअल चेकअप, कई सारे लोग जो कॉर्पोरेट में काम करते हैं साल में एक बार एनुअल चेकअप फ्री होता है उनको। फ्री है, करा लिया। फ्री वाली चीज सबसे खतरनाक होती है, आपने सुना ही है। तो दुनिया में 17 इसमें क्लिनिकल ट्रायल रिसर्च पेपर बने हैं कि जो लोग एनुअल चेकअप कराते हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग नहीं कराते हैं, क्या जो लोग कराते हैं उनको इसका लाभ मिलता है, वो ज्यादा लंबा जीते हैं, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज्यादा अच्छी होती है। ये क्वेश्चन का जवाब ढूंढना चाह रहे थे। 17 के 17 क्लिनिकल ट्रायल्स एंड ऑब्जर्वेशन स्टडीज को इकट्ठा करके एक मेटा एनालिसिस निकाला, और वो मेटा एनालिसिस आपके आंखों के सामने है। कॉक्रेन डेटाबेस सिस्टमेटिक रिव्यू 2019 में छपा, और ये रिव्यू ये कहता है जिन लोगों ने जनरल चेकअप कराए उनकी मौतें जल्दी होती हैं और उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ कम होती है इन कंपैरिजन टू जिन्होंने कोई चेकअप कभी नहीं कराया। ये क्लियर एविडेंस है, राइट। थैंक यू। तो एविडेंस इतने सारे मैं इसलिए देने पड़ रहे हैं क्योंकि दिमाग में बहुत गहराई तक घुस गया है कि रोज रोज डायग्नोस्टिक कराओ। खास तौर पे मेरे जैसे इंसान, हमारा पाला रोज ही पेशेंट से पड़ता है, लेकिन रोज ही मेरा पाला 90% नकली पेशेंट से पड़ता है और 10% ही असली पेशेंट से पड़ता है। तो हो सकता है कि मेरा समय बच जाए कि नकली वाले पेशेंट समझ जाएं कि वो नकली पेशेंट एक्चुअली वो पेशेंट है नहीं, उनके दिमाग में घुसा दिया गया कि वो पेशेंट है।
आप पेशेंट सिर्फ तभी हैं जब आपके बॉडी में कोई सिम्टम है। याद रखिए, अगर आपको कोई दर्द है, कोई पेन है, नींद नहीं आ रही, डिप्रेशन में है, यू आर रियल पेशेंट। अगर आपको कोई तकलीफ नहीं है, मैं पेशेंट से पूछता हूं कोई तकलीफ है, बहुत सोच के बोलते हैं कि 4 दिन पहले हेडेक हुआ था, तो मैं समझ जाता हूं ये नकली पेशेंट आ गया है, राइट। नकली पेशेंट को तभी नाम दिया गया पेशेंट, मतलब यू हैव टू हैव पेशेंस, राइट। तो आपको समझना पड़ेगा नकली पेशेंट असली पेशेंट में डिफरेंस क्या है। तो और नकली पेशेंट आते हैं हमारे हॉस्पिटल में, भर जाते हैं, हमें बहुत सारा पैसा भी देते हैं, राइट। तो उससे कमाई भी हो सकती है, राइट। लेकिन फिर भी एट द एंड ऑफ द डे, फॉर द सेक ऑफ ह्यूमैनिटी, सच्चाई तो यही है कि हम में से, मैंने ये देखा है कि अगर 100 लोग सोचते हैं बीमार है, उनमें से 10 ही लोग असली बीमार पेशेंट निकलते हैं, 90 लोग ऐसे हैं जो इस तरह के ट्रैप में फंसे होते हैं। ट्रैप से निकालने के लिए यू नीड एजुकेशन, यू डोंट नीड मेडिकेशन। सिंपल बात है ना। अब बढ़ते हैं ठीक कैसे होना। जो 10% असली पेशेंट हैं, जिनको चेस्ट पेन है मान लो, वो तो असली है ना, कि जब भी सीढ़ी चढ़ेंगे चेस्ट में पेन होगा, दे आर द ट्रू पेशेंट्स। जिनके पैरों में सूजन होती है, दे आर द ट्रू पेशेंट। जिनके कोई ट्यूमर है, उनके ब्लीडिंग हो रही है, वो असली पेशेंट है। उन्हें क्या करना है, अब उस पर आ रहे हैं। अगर आपको कोई भी दर्द है, अगर आपको ब्लीडिंग हो रही है, अगर आपको ट्यूमरस ग्रोथ है, तो हम अपने हॉस्पिटल में क्या करते हैं जो आप घर पे भी कर सकते हैं और क्या नहीं करते हैं, थोड़ा सा आगे चलते हैं समझाने के लिए, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। हम दोबारा आते हैं द फिश मॉडल। ये एक्वेरियम है, इसका जो पानी है वो गंदा हो चुका है, फिश सारी बीमार पड़ जाएंगी। अब इसको, फिश को ठीक करने के लिए, कभी जुकाम हो गया, कभी बुखार हो गया, कभी सिर दर्द हो गया फिश के, फॉर एग्जाम्पल, हम बार बार दवाइयां दे रहे हैं और थोड़ा रिलीफ मिलता है, फिर फिश बीमार पड़ जाती है। अगर आपसे मैं पूछूं क्या करना होगा उस फिश के को ठीक करने के लिए, तो क्या जवाब है? देखिए, क्लियर कट जवाब है भाई, पानी बदलना है, फिश को नहीं वो करना है। और फिश को कितनी भी दवाई दे दें, वो कभी ठीक हो ही नहीं सकती, ये क्लियर है। प्रॉब्लम फिश के अंदर नहीं है, प्रॉब्लम सराउंडिंग्स में है। आप ये देखेंगे हमारे साथ, अगर हम फिश हैं तो ऐसा ही कुछ हो रहा है। मान लो मैं बोलता हूं कि ठीक है पानी को साफ करते हैं, तो पानी के कचरे को मैंने निकाला और उठा के एक कोने से उठाया, उस कचरे को दूसरे कोने में डाल दिया, फिर दोबारा वो पानी में घुल जाएगा, है ना। गार्बेज रीलोकेशन ज्यादातर शहरों में ऐसे ही होता है, इंदौर को छोड़ के, क्योंकि ये क्लीन सिटी है, राइट। शहर के एक छोर से कचरा उठाया, किसी दूसरे छोर में जाके लगा दिया, क्योंकि कचरा गायब कहां होगा, इट इज ओनली रीलोकेशन। स्वच्छता क्या है कि यहां स्वच्छता दिखाना, यहां से साफ निकालो कचरा, एक और जगह पहुंचा दो, चांद पे तो भेज नहीं सकते उसको। रीलोकेशन यही तो होता है ना। हमारे बॉडी के साथ भी ये होता है। एक उदाहरण ले रहा हूं, आपका ब्लड शुगर ज्यादा आता है, मान लो आप ट्रू पेशेंट हैं, ट्रू सच्ची में 300 400, जिससे आपको बहुत तकलीफ होती है, सिम्टम आते हैं, आप पेशाब करते हैं तो वहां चींटियां इकट्ठे हो जाती हैं, ठीक है ना, कमजोरी है आपको, तो आप ट्रू पेशेंट हैं। लेकिन जैसे ही आपने दवाई ली तो ब्लड शुगर चेक किया, ब्लड शुगर भी कम, सिम्टम भी चले गए। तो कभी आपने सोचा वो जो दवाई अपने ब्लड शुगर की ली, उसने ब्लड के शुगर को उठा के मैजिकली कहां गायब कर दिया? ब्लड का शुगर तो कम हो रहा है, ब्लड में शुगर कम है, तो वो शुगर गया कहां? दवाई इतना करता है कि ब्लड से शुगर को लेता है और रीलोकेशन ऑफ गार्बेज आपके किडनी में, आपके हार्ट में, आपकी आंखों के पीछे, आपके स्किन के पीछे, आपके जेनेटिक्स के हिसाब से कहीं ना कहीं आपके जॉइंट्स के बीच में। तो वही वाला पेशेंट कुछ समय बाद बोलता है मेरा शुगर तो नॉर्मल है, लेकिन पता नहीं जोड़ों में बहुत दर्द है। वही वाला पेशेंट 10 साल बाद मिलेंगे तो वो किडनी पेशेंट बन जाएगा, पैरों में हाथों में सूजन होगी, जबकि ब्लड शुगर नॉर्मल था। इट इज अ गार्बेज रीलोकेशन। जितनी सारी दवाइयां हैं वो प्रिंसिपल, इसी प्रिंसिपल पे काम करती है कि गार्बेज एक जगह से उठाओ बॉडी के, और बॉडी के ही कहीं ना कहीं और छुपा दो, तो उस वाले पैरामीटर को मेजर करेंगे तो वो ठीक दिखेगा, लेकिन अल्टीमेटली वो पेशेंट ज्यादा बीमार है। समझिए इसको, आपका इरादा, आपका गोल कोई एक नंबर को नहीं चेज करना है, आपका गोल है कि ओवरऑल हेल्दी फील करना। तो जब भी आप दवाई लेके ब्लड शुगर को कम करेंगे तो याद रखिए वो जो दवाई है वो सिर्फ गार्बेज रीलोकेशन।
अगर हम इस पानी से कचरा निकाल के फिर दोबारा किसी और कोने में डाल दें, फिश कभी भी ठीक नहीं होने वाली। और ये सिर्फ ब्लड शुगर की बात नहीं कर रहा हूं, जितनी सारी दवाइयां बनी है सबका मैकेनिज्म एक ही है, बल्कि इससे भी भयंकर।